नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। खास करके हिंदू मुसलमान के मसले को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। ऐसे ही एक मसले को लेकर यहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ताजा मसला जनसंख्या नियंत्रण का है, जहां योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की खबरों के बीच इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक दलों में तलवारें तन गई हैं। संभल में पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के इस बयान की जनसंख्या नियंत्रण कानून का असर हम पर नहीं है, बल्कि दलित, गरीब और आदिवासियों पर होगा। उनके पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, इसलिए उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से तगड़ा पलटवार आया है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता ने इकबाल महमूद के बयान पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। साध्वी गीता ने कहा है कि देश की जनता और बेरोजगारी दलितों ने नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय ने दो दो बीवियां और 20-20 बच्चों से दी हैं। तो साध्वी गीता ने कहा है कि वो बता सकती हैं कि ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जिनकी दो दो तीन तीन पत्नियां हैं और एक एक के 20-20 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों पर उंगली उठाने से पहले इकबाल महमूद अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि वो 3-3 बीवियां रखना और 20-20 बच्चे पैदा करना बंद कर दें। उनसे ये बेरोजगारी फैल रही है, देश में गरीबी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये कानून लाने वाली है। जब ये कानून आएगा तो सबको इस कानून को सभी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सर्व समाज को लेकर के काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। लेकिन कुछ समुदाय के लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा साध्वी गीता ने साफ तौर पर कहा है। आइए क्या कुछ कहा है साध्वी गीता ने, सुनते हैं। नवाब इकबाल का जो बयान आया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके समुदाय के लोग जो हैं, जो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, बेरोजगारी उनसे फैल रही है। ये कानून तो उन्हें अपनाना चाहिए, जबकि हिंदू समाज में तो 2 ही बच्चे होते हैं, हम 2 हमारे 2। मुस्लिम इशू बना रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये देश का इशू है। ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ इशू है। ये हमारे बच्चों की पढ़ाई का भविष्य का इशू है। ये हमारे बच्चों के लिए नौकरी का इशू है। इसमें तो सभी हैं, हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, मगर इसको यही क्यों सोचा जा रहा है कि इससे मुसलमानों के लिए होगा। गिरिश जी ने कहा दिया, हमारे साथी विधायक जी कह रहे हैं, अरे भाई ये कानून तो देश के अंदर जो भी कानून बनता है वो सबके लिए बनता है, हम कभी विरोध नहीं करते। मगर इस चीज के अंदर कमी देखी जाती है, 370 लागू कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने 3 तलाक कर दिया। क्या मतलब हमें जलाने के लिए कह रहे हो? अरे हमने कब विरोध करा? प्रदेश में अब चुनाव आने से पहले लगातार सियासी मुद्दे तेज होते जा रहे हैं। खास करके जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर के अब सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। बयानबाजियों दौरा लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि क्या इस तरह के मुद्दों को उठा करके विपक्ष कोई लाभ ले पाती है, या फिर जिस तरह से कानून बनाने की बात कही जा रही है वो कितनी सही है और उससे कितना लाभ होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या केवल एक प्रदेश सरकार इस तरह का कानून ला सकती है जो उनके प्रदेश में उसको अप्लाई किया जाए, और उससे आगे की स्थिति क्या बनेगी। ये सब विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आबादी को लेकर के ये बड़ी बहस उत्तर प्रदेश में छिड़ गई है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी एक बयानबाजी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के मुद्दे हैं या इस तरह का जो कानून है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को सताने के लिए या उनको परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, या इसकी लेकर के चर्चा की जा रही है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नवलगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा वृंदावन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई हैं। आपको कितना सही लगता है कि क्या वाकई जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक लोगों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है? समझ में नहीं आती। क्या ये लोग भारत का अन्न नहीं खाते, जल नहीं पीते, हवा नहीं लेते? क्या जब कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन क्या बांट के
जाति में बांट के दिया गया, किसके लिए दवा नहीं दी गई, किसके लिए सुविधा नहीं गई। ये जितना भी हमारे यहाँ जो सरकार ने मकान बनाने के लिए 1.5 लाख 2.5 लाख दिए हैं, इसमें क्या जातिवाद छेड़ा गया? ये इस तरह की बातें सपा बसपा कांग्रेस क्यों करती है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर जनसंख्या कानून आता है तो सबके लिए आना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि उन्हीं को वोट डालना चाहिए जिनके 2 बच्चे हों, और बाकी किसी को वोट डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हो क्या रहा है देश में? अगर सरकार कुछ अच्छा करती है, देश के लिए कुछ करती है, राष्ट्र के लिए कुछ करती है, तो ये लोगों के पास कोई काम नहीं है। खाली चुनाव आने वाले हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सपा बसपा कांग्रेस अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बातें करती है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। हम जो भी सरकार कर रही है, हम लोगों से पूछ के होता है, पूरे भारत के लोगों से पूछ के होता है, सबकी राय जानी जाती है। आप ये देखिए, 3 तलाक पर भी एक व्यक्ति कोई कह रहे थे कि उनको चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? 3 तलाक का अगर मुद्दा उठा गया तो उसमें बहन बेटी को सुरक्षित किया गया। ये कितना अच्छा मुद्दा उठाया गया। आज तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना है तो क्या मस्जिद के लिए जगह नहीं दी गई? ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? लोगों को क्यों बहकाया जा रहा है? जातिवाद में क्यों बांटा जा रहा है? राजनीति में क्यों बांटा जा रहा है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और एक ही बात होनी चाहिए कि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमें राष्ट्र की स्थिति को सही करने के लिए, हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सारे भारत के जितने भी हमारे 130 करोड़ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें जातिवाद में और धर्म में बढ़ना चाहिए। स्वामी हमारा जी, एक बात और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि बात कही जाती है, ठीक है, विरोध किया जाता है, अल्पसंख्यक नेता भी साफ तौर पर कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को दबाने का मामला है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सोचने वाला विषय है कि आखिर देश में इतनी जनसंख्या बढ़ा कौन रहा है? देखिए, आप ये देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे किसके होते हैं? सबसे ज्यादा पत्नियां किसकी होती हैं? आप बताइए। सबसे ज्यादा बच्चे हैं इन्हीं लोगों के होते हैं। 20-20 बच्चे, 15-15। हमारे वृंदावन में आपसे देखिए, एक के 16-16, 14-14 बच्चे। क्या किसी हिंदू के बस की है तो 16-14 बच्चे पैदा करे? आप अगर हम लोग नियंत्रण कानून ला रहे हैं जनसंख्या पर, तो सबके लिए ला रहे हैं ना। इसमें चिड़ क्यों? इसमें बहस क्यों? आप सबके सुरक्षा के लिए। अगर वो बच्चे भी 2 होंगे तो उनका खाना पीना अच्छा होगा, उनका लालन पालन अच्छा होगा, उनकी शिक्षा अच्छी होगी। ये सबके लिए किया जा रहा है। कि अल्पसंख्यक की बातें चिल्लाते रहते हैं, आप बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आता। और हम समर्थन करते हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये कठोर कार्रवाई करते हुए और जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। ये सबकी सुविधा के लिए। इनको बैठा के समझाया जाए, इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को बैठ के समझाया जाए। 3 तलाक पे इन लोगों ने कितना पैमाना किया देखिए, उसमें सारी बेटियां सुरक्षित हुई, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया। जितना भी काम हो रहा है ये सारे भारत के जितने भी लोग हैं, एक तो हम ये मान सकते हैं कि चलिए, अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है और उसके विरोध में अगर कोई विपक्षी इस तरह के सवाल खड़े करता है तो लाजमी है कि राजनीति करनी पड़ेगी उन्हें। विपक्ष में बैठे हैं तो उनका फर्ज भी है कि वो कम से कम सवाल उठाएं या विरोध करें। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उसको आखिर इस चीज से क्यों बुरा लग रहा है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात कही जा रही है तो उससे उनको क्या नुकसान होने वाला है? 3 तलाक पे भी देखिए, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? इन्हीं राजनेताओं ने मुस्लिम लोगों को भड़काया। इन्हीं राजनेताओं ने। ये इतने सीधे साधे लोग हैं कि इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस सपा बसपा हमारी पार्टी है। बस इन्होंने ये मान लिया। आप जब तक ये देखिएगा कि जितना काम भाजपा ने मुस्लिम लोगों के लिए किया है, क्या किसी पार्टी ने किया है? किसी ने आगे बढ़ाया है? आप ये सोचिए। हम तो बार बार कहते हैं, अगर कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे अगर इस काम के लिए, तो हम उसका भी साथ देंगे। ये करे तो कहीं नियंत्रण कानून के लिए लड़ाए कि सबको एक समान है। खाली ये ना सोचे कि खाली ये मेरे हैं। ये धर्म की और राजनीति, जातिवादी की राजनीति खत्म की जाए। इसका घोर विरोध करते देखिए, हमारा भारत इसमें बढ़ जाएगा और आने वाले समय पे आने वाली पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ेगा। स्वामी जी, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सैयद अशरफ जिलानी साहब मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिमों का पक्ष बखूबी अच्छे तरीके से रखते हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और वहीं सुनील सिंह समाजवादी पार्टी से नेता हैं। तीनों और मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। बड़ा मसला जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। सुनील जी, सबसे पहले आपसे सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध किया है। क्या आपको नुकसान लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून से, जो इस तरह आप विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे सरकार की नीयत क्या है ये देखने की जरूरत है। आज जब चुनाव सन्निकट है, 4.5 साल का समय बीत गया। इससे पहले भी तमाम इनकी सरकारें रही हैं। राजनाथ सिंह जी की सरकार रही है, कल्याण सिंह जी की सरकार रही है, गुप्ता जी की सरकार रही है।
उस समय जनसंख्या के नियंत्रण की चिंता इनके जेहन में नहीं आई। 4.5 साल तक जनसंख्या के नियंत्रण की चिंता इनके जेहन में नहीं आई। आज जब चुनाव सन्निकट है तो इस तरह, आज जब अभी कोरोना के संकट से हम गुजरे हैं, पूरा देश, हम सब ने अपने परिजन को खोया है, शुभचिंतक को खोए हैं। ये देश अस्पताल मांग रहा है, ये देश मेडिकल कॉलेज मांग रहा है, ये देश व्यवस्था मांग रहा है, ये देश एम्बुलेंस मांग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी सुनील जी, नहीं, सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हूँ। स्वास्थ्य की, चिकित्सा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारियां हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान है? नहीं, नुकसान किसी को नहीं है, पूरे देश को नुकसान नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, यह भी कानून आना चाहिए कि जिसके बाल बच्चे नहीं है वो सरकार के महत्वपूर्ण पद पे ना बैठे, साधु संत जाके मंदिरों में पूजा करें, उनकी क्या जरूरत है राजनीति में? सब कुछ पे कानून आना चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं तब जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण कानून, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है तनावपूर्ण स्थिति, ये सब उस समय क्यों होती है? 4.5 साल तक क्यों नहीं होती है? क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों देश को गड्ढे में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं। आपको क्यों लगता है, क्यों करती है ऐसा बीजेपी? बीजेपी ऐसा क्यों करती है? देखिए, बीजेपी ये जानती है कि हम हिंदुस्तान के लोग, हम इस देश के लोग बड़े भावुक लोग होते हैं, बड़े धार्मिक लोग होते हैं। हमारी भावनाओं को बहुत आसानी से मोड़ा जा सकता है, तो मरोड़ा जा सकता है। पुलवामा जैसी घटना में जब सरकार की निंदा होनी चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के भावुक लोगों की भावनाओं को कैसे मोड़ा जाए। इस समय सरकार, इस समय चुनाव है उत्तर प्रदेश। चलिए, अनिता जी भी है बीजेपी से हमारे साथ, अनिता जी भी है। अनिता जी, चुनाव के वक्त ही इस तरह के कार्यक्रम क्यों लाए जाते हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं। सुनील जी काफी नाराज हैं, उनकी कई परेशानियां हैं कि चुनाव के समय में ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? अनिता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अनिता जी पर अभी आवाज, उनसे संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया है, हम दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ सैयद असलम जिलानी साहब भी जुड़े हैं, मुस्लिम पक्ष से अपना पक्ष रखते हैं, मुस्लिम समाज से। जिलानी साहब, अल्पसंख्यक नेताओं ने भी बयान दिए हैं कि ये अल्पसंख्यक लोगों को दबाने के लिए कानून लाया जा रहा है। क्या नुकसान होगा इससे अल्पसंख्यक समाज को? जिलानी साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे मेहमानों से जुड़ा जाए। हम वापस महाराज जी के पास चलते हैं। नवलगिरी जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो भारत देश के लोग हैं वो धार्मिक की होते हैं और उसकी वजह से वो लोग भटक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि धार्मिकता की वजह से या इस तरह से ये एक वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जाती है? आप सपा वाले से ये पूछिएगा उनसे कि उन्होंने जब किसानों के लिए सुविधा की बात करी, जब गरीबों को मकान देने की बात करी, भाजपा कब बैठी रही? मैं भाजपा की बात नहीं करता हूँ, एक समाज में कल्याण की बात करता हूँ कि ये कब शांत बैठी रही? इन्होंने गरीबों के मकान दिया, लोगों को राशन दिया, तब भी सपा बसपा तब भी तो बोलते आ रहे थे। इनका एक ही काम है कि हमको सिर्फ बोलना है, हर काम पे बोलना है। जैसे आपने कहा जो विपक्ष में है, इनका एक ही काम है कि हर बात पे बोलना है, लोगों को भड़काना है और दंगे कराना है। इनने एक मान लिया है कि हम इस पार्टी में है और हमारी पार्टी से दंगे कराना, लोगों को भड़काने का काम है। अब ये बताइए कब नहीं किया? और धर्म की बात आप कहते हैं, धर्म से हमारा भारत चल रहा है, सनातन धर्म चल रहा है, इसमें कौन सी ऐसी बात आई है? अगर नियंत्रण कानून होता है, अगर नियंत्रण कानून होता है तो अभी उन्होंने भी कहा, सपा ने भी कहा, और आप किसी भी पार्टी को बैठा लेंगे सब यही कहेंगे ये बहुत अच्छा उनका आदेश है और इसको लागू होना चाहिए। इसमें आपत्ति किसको है?
इसमें आपत्ति किसको है? अरे चुनाव हो रहे हैं, अब आप कहेंगे कि चुनाव से 2 दिन पहले भी काम कर रहे हैं सरकार, तो नहीं करनी चाहिए। आप सरकार को काम करने से रोक रहे हैं, जो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हम लोग कर पाएंगे। उनको काम करने दीजिएगा और आप सहयोग करिएगा। चलिए अनीता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, साफ तौर पर सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आप चुनावों के मद्देनजर या चुनावों से पहले ही इस तरह के मामले लेकर आते हैं जिससे कि वोट बटोरा जा सके। कौन सा मामला है? जनसंख्या का? जी जी, ये जनसंख्या का आज से तो चल ही रहा है। जनसंख्या का बहुत समय से चल रहा है कि जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए, और इसमें ऐतराज क्या है? ये तो एक कम से कम सभी के हित के लिए है, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो। इसमें देखिए, जनसंख्या इतनी जब बढ़ रही है उस पर कानून तो ये आज से नहीं, कम से काफी समय से, और धीरे धीरे हम जो जो काम कहे हैं वो सब पूरे कर रहे हैं। ये चुनाव वाली बात कहाँ से आ जाएगी कि चुनाव है? ऐसे हमने धारा 370 जब उसको किया था तो ये तो है नहीं कि चुनाव था। जब उसको हमने खत्म किया था तब सरकार आते किया था। जब राम मंदिर को, ऐसा तो है नहीं, हम चुनाव को देख के नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो हमें काम जनता का वो करना है, जो सही मायने में देश के हित के लिए काम है वो कर रहे हैं। जनसंख्या का जो कानून है वो देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए है और सबके हित के लिए, इसलिए वो कर रहे हैं। उसमें चुनाव वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें इनको दिक्कत क्या होती है? हम लोग कुछ भी कर लेते हैं तो चुनाव ही नजर आता है हर चीज में। चुनाव तो आप देखिए हमेशा होते रहते हैं, कभी यूपी में होंगे तो कभी कहीं होंगे तो कभी कहीं। चुनाव कोई ऐसा तो नहीं एक ही टाइम तो होते हैं साहब। अशरफ जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ जिलानी साहब, जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनने साफ तौर पर कहा है कि इसका सीधा सीधा ये जो बिल लाने की बात कही जा रही है वो अल्पसंख्यक लोगों को दबाने के लिए कही जा रही है। आखिर इस बिल की वजह से अल्पसंख्यक कैसे दबेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताता चलूं कि हम तो सामने टारगेट में हैं और हमारे पीछे जो नुकसान होने वाला है वो SC ST और OBC का, इनकी पॉपुलेशन हमारे मध्य मुकाबिल काफी है। दूसरी बात, बेशक बिल्कुल सही बात है अगर अल्पसंख्यक नेताओं ने अगर ऐसी बात कही है कि ये तमाम की तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लागू होती हैं, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पूरी बात समझे आप। जी जी। 2004-5 में अगर नेशनल हेल्थ फैमिली का आप सर्वे देखेंगे तो 2004-5 के मध्य मुकाबिल 2015-16 में काफी कम हो गया है। जैसे 2004-5 में 3.4% था पॉपुलेशन का सर्वे ग्रोथ, और 2015-16 में यही पॉपुलेशन का ग्रोथ 2.6 हो गया। अब आप बताइए कि हमें अवेयरनेस लाना चाहिए या कानून बनाना चाहिए? कानून बनाकर किसी को आप बाधित नहीं कर सकते। ये तो एक तो व्यक्तिगत आजादी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की जमीन अब कम है, यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पर खाने की समस्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। एक तरफ आप 1971 के बाद जो मुसलमान आ रहे हैं उनको आप रेड कारपेट देते हैं, और एक तरफ हिंदुओं के लिए CAA के बिल लेके आते हैं। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ अनदेखी नहीं है सर? आप जो है नादानी की बातें कर रहे हैं। ये संपूर्ण भारत के लिए कानून होगा, ये हर व्यक्ति के लिए कानून होगा। मैं मानता हूँ, बातें कर रहे हैं, आपको मैं बताइए मानता कौन सी सुविधा नहीं है? हिंदू मुस्लिम नजर आना चाहिए। भारत में सारी सुविधा आपको मिलती है। आप देखिए इसमें कहाँ से परेशानी हो रही है? आपकी क्या चीज काटी जाती है? 2014-15 में सर, 2014 से मेरी बात समझे, लेकिन हम चाहते हैं अगर मुझे आपने बैठाया तो मेरी बात सुनिए। आप बैठेंगे तो कायदे की बात करिएगा। अगर आप मुझे बैठाए तो पूरी बात सुनिए, वरना मैं जा सकता हूँ। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपनी बात कहेंगे, वो गलत बात कहेंगे, हम उसका बात नहीं करेंगे। 2014 से आपकी सरकार बैठी हुई है, क्या कर लिया? एक करके बात रखिए, एक करके बात। 5 करोड़ नौकरियां खा गए, आप शर्म नहीं आती आप लोगों को? सुनिए ना, शर्म तो आपको आनी चाहिए। जब से सरकार बैठी है, बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी जी रहे हो। 2014 से लाखों करोड़ों की नौकरियां खाने वाले अब ये जनसंख्या वृद्धि पर बात करेंगे? लड़ने के सिवा क्या दिया है देश को? अरे मुख्यमंत्री की कितने भाई बहन पता करो, योगी के कितने भाई बहन ये तो पता कर लो। अरे प्रवक्ता बन के बैठे, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। लव जिहाद को खत्म करिए आप। लव जिहाद तो चालू रहेगा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो खत्म कर लेना। आप देखिए आप धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम धर्म परिवर्तन कराते हैं, हम ऑथेंटिक काम करते हैं, पूरे कागजात के साथ धर्म परिवर्तन कराते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो रोक लीजिए।
आप उस पर नहीं, हम तो रोकेंगे, हम रोकेंगे। रोक लीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? रोक लीजिए लेकिन ना, आप- और अगर आप हमारे में आप- हिम्मत होगी तो हम सीता जी को ऐसा बना देंगे। आप देखिए, आपके ओबीसी का भी यही सवाल था कि भारत के उनको हटा दिया जाए, हम इसको खत्म कर देंगे। आप पे इसके सिवा कुछ और आता है? आप इसके सिर्फ सिवा कुछ SC, नहीं ST आता है। अनिता जी, आप अनिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शर्म नहीं आती आप कुछ कहना चाह रही हैं अनिता जी? भारत को लड़वाना, भारत को नष्ट करना चाहते हैं आप। अब भारत से मिलकर भारत का साथ क्यों नहीं देते? भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का भाईचारे साथ से दे रहते रहे हैं, तो भारतीय भारत हैं, का साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीजिएगा। भारत के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन हम पर जबरदस्ती करोगे तो याद रखना ये भारत खंडित हो जाएगा। आप सबक सिखाइए। जिलानी जी, जिलानी जी, जिलानी जी, जिलानी जी, जितना धर्म आप- परिवर्तन जी, हो रहा है, बोलिए, उसमें आप बोलिए। एक कर आप दीजिए। बात सुनिए, आप इस तरह की बात ना करें, खंडित होने या उस तरह की इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। आप तो ये नेशनल क्या टीवी पर कर रहे बैठी हैं? हैं। आपके नेता मंत्री क्या कर रहे हैं? बैठ के मुसलमानों को आप जलील करेंगे चैनल पर बैठ के, और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। नहीं, जलील किसने किया? आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, आपसे यही तो जवाब पूछा जा दे रहा रहे हैं, है। इतना चिल्ला रहे हैं, मेरा जवाब आपसे यही तो कि पूछा जा रहा है मैंने कि आखिर मुख्य दिक्कत क्या है? जनसंख्या कानून से मुख्य मैं दिक्कत मानता हूं कि मुस्लिमों को ही जनसंख्या क्यों है? कानून लाना चाहिए, बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, मैं इसका समर्थन में हूँ। जी, मैं चैलेंज कर रहे हैं, आप राष्ट्र को चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं गिलानी मेरी साहब। बात सुनिए आपका हो सर, क्या गया? मेरी बात सुनेंगे, इनको खामोश करेंगे कि नहीं? गिरी जी, इनको खामोश करेंगे गिरी कि महाराज जी, थोड़ा सुनिए, सुनिए, बोलें। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले की बनिस्बत अभी की जो जनसंख्या ग्रोथ है वो कम है। हमें अवेयरनेस लाना है, हमें लोगों को शिक्षा से, तालीम से जोड़ना है, हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है, ना कि बिल पास करके तुमको थोपना कानून। हम कानून थोपेंगे तो याद रखिए बहुत सारे लोग तो पहले से वंचित हैं सरकारी योजनाओं से, और जिलानी आज और जी, वंचित हो जिलानी जाएंगे। जी, अच्छा, हमारे दूसरी बात, देश सर, की, सर, सर, हमारे दूसरी बात, देश की सर, मेरी यही बात तो दूसरी सुनिए ना। सर, पूरी दुर्दशा बात है सुन हमारे लीजिए। देश की सर, कि पहली पूरी दरअसल बात सुन अगर लीजिए। कोई सर, मेरी बात तो जिलानी सुन जी, लीजिए आप भी सुनिए कि थोपने की मतलब थोपने की बात नहीं है यहाँ पे। जब तक कोई जी। कड़े नियम या कड़े कानून नहीं बनाए जाते हैं तब तक हमारे जी। देश में किसी भी तरह का कोई अनुशासन या पालन नहीं किया जाता है। अरे सीएम योगी जी के 7-8 भाई बहन है, उनके बारे में कोई कानून बना दीजिए ना। वो कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, उनके खुद 7-8 भाई बहन, उस पर क्या कहेंगे आप? उस समय कानून नहीं बन पाया ना, इसीलिए तो बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे मीठा हैं। मीठा गप गप कड़वा कड़वा क्यों? और जिनके बच्चे 5-8 इसीलिए तो वर्ष के योगी उनके जी लिए क्या कानून खुद करेंगे बना आप? रहे हैं ना। भारत का हर नागरिक कानून के दायरे में होना चाहिए। भारत का 5 और 8 जिनके हो चुके उनका क्या करेंगे? उनके लिए क्या कानून लाएंगे आप, ये बताइए मुझको। जो हो गया वो आगे अब जो बीत गया है उसको कैसे वापस ला सकते हैं? अच्छा, जो बीत गया उनके लिए कोई कानून बताइए ना। ये तो नहीं, नए उसके लोगों लिए के लिए क्या कानून है, कानून होगा? आप उनके लिए क्या बताइए। कानून है, ये आप बताइए क्या उसके लिए कोई योगी जी कानून को मुख्यमंत्री आपके पद पास से हो तो। हटाएंगे? उनके लिए दे तो रहे खाना पीना रहना सब आदित्यनाथ दे रहे। योगी जी आने को वाले- मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे 7-8 अरे भाई बहनों रात- की बुनियाद पर? नहीं, आने वाले समय पे योगी जी के आप आने से आज उत्तर प्रदेश कितना नाम कर रहा है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का नाम है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का नाम है। कोरोना में जो काम उत्तर प्रदेश ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया है। अब किस तरह की बातें कर रहे हैं जिलानी साहब? अब क्या हमें चाहते ना हैं? बताएं, आप राष्ट्र हमें को ना क्या बताएं। चाहते हैं? सुनिए 2-4 शहरों का नाम बदलकर आप इसको कामयाबी मत समझिए। 2-4 अरे शहरों का आप आपने कमाल नाम कर बदल दिया, दिया तो आप कमाल आपने कर कुछ दिया। नहीं उखाड़ा। आप याद वर्ल्ड रखिए की रिपोर्ट है, 2024 में तैयार रहिएगा। 2024 में तैयार रहिएगा। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जनता सब जान चुकी है आप लोग किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। जनता जान चुकी है कि लोगों का रोजगार छीन के आप उनका भुखमरी का शिकार बना रहे हैं। जनता जान चुकी है कि आप लॉकडाउन के नाम पर अपनी ड्यूटी सेक रहे हैं। जनता जान चुकी है कि आप तीसरी लहर और चौथी लहर से डराने के बाद आप लोगों को तबाह बर्बादी की मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। जनता जान चुकी है कि प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण हो रहा है वो लॉकडाउन के चलते या बीमारी का बहाना लेकर हो रहा है। जनता सब जान चुकी है 2024 को आपको पूरा जवाब देते हैं। हर घर में खाने को दिया लॉकडाउन में सरकार ने, ये किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी और आगे भी दे रही है। ये सिर्फ भाजपा की और योगी जी की ताकत है जो हर व्यक्ति को खाना पीना दे रही है। अब किस तरह की ये योगी जी की ताकत हमें ना बताइए, आप यूपी में बताइए।
हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमें मालूम है कांग्रेस कितना अच्छा काम कर रही है। योगी जी ने नहीं बांटा, लेकिन आप लोग की सरकार हिंदू और मुसलमानों में फर्क देखती है, लेकिन योगी सरकार सबको एक 2014 से आने के बाद तुम लोगों ने हिंदू मुसलमान के अलावा किया क्या काम तो बताओ। योगी जी सबको एक साथ समझती है, उसने कभी फर्क नहीं देखा हिंदू मुस्लिम में, उसने सबको खाने को दिया, उसने सबका सम्मान किया, उसने सबके लिए भारत में और प्रदेश में सबके गोली वोली खा के बैठे हो सर, गोली वोली खा के बैठे हो, किसी की सुनोगे नहीं कि अपनी बोलते रहो। अरे क्या सुनना, आपकी बात भी सुनी जा रही है। गिलानी साहब, गोली खा के क्या होता, फालतू की बातें क्या सुनना आप। नहीं, गोली खा के भांग खा के बैठे हो, सुनो भांग खा के बैठे हो तो चैनल पे मत बैठा करो, चौक चौराहे पे जाके बैठो। आप लोग का काम है, हमें तो राज, जिलानी जी, भाषा को संयमित रखते हुए अगर हम इस विषय पर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। संयम यहाँ नहीं रखा जाएगा जहाँ मुसलमानों की तौहीन होगी। हम तो तौहीन कौन कर रहा है? तौहीन कौन कर रहा है मुस्लिमों की? मुसलमान ये जो बैठा है, ये जो बैठे हैं प्रवक्ता बैठे हैं, जो प्रवक्ता कहते हैं अपने आप को, ये भांग खा के बैठे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? 2014 से सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तौहीन किसने की? तौहीन कोई नहीं कर रहा है। आप अपना पक्ष रखिए, संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपना पक्ष रखिए और उन्हें उनका पक्ष रखने दीजिए। इसमें ये भांग खाकर या गोली खाकर इस तरह के शब्दों से मुसलमान नहीं है, आप क्या प्रदर्शित कर रहे हो? आप नमाज अदा नहीं करते हैं, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। गिरी जी महाराज, मेरा उद्देश्य ये है कि इस विषय को लेकर के अगर यही बात करनी है तो यही बात बयानबाजियों में चल रही है। दूसरी पार्टियों के नेता, आपकी पार्टी के नेता, अन्य पार्टियों के नेता एक दूसरी पर बयानबाजी करके कर लेंगे इस तरह के मुद्दे पर चर्चा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि आज एक मंच पर, इस स्वदेश के मंच पर बैठ करके हम इस विषय को लेकर के चर्चा करें, वो भी बड़ी संजीदगी के साथ कि आखिर किसको समस्या हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसका और निदान हो सकता है। हम इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अगर इस तरह के गाली गलौज करना है तो माफ कीजिएगा, अगली बार से अगर कोई इस तरह की बहस होगी तो इस तरह हम आप मेहमानों को नहीं जोड़ पाएंगे। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सर आपको 70 मरतबा गरज होगी तो मुझे छोड़िएगा, मैं बहुत खुलेआम बात करता हूँ। एक भी गलत शब्द नहीं निकले हैं कि गाली गलौज पर तरियाए हैं। शालीनता के साथ, सहजता के साथ हम सिर्फ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आपने बहुत अच्छी चर्चा की, लेकिन ये जो महाराज है ना, ये अपनी औकात में नहीं है इस वक्त। फिर जिलानी जी किस तरह के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, औकात वगैरह, ये शब्द शोभा देते हैं आपको? आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, क्या इस तरह की भाषा आपको शोभा देती है? सर उर्दू नहीं आती तो मैं क्या करूं? अंगूठा छाप, ये बेवकूफ आदमी बोल कैसे? गिरी जी महाराज, छाप आदमी ये क्या जानता है? बेवकूफ तुम होगे महाराज, तुम पुराने बेवकूफ मालूम होते हो। बर्बाद कर दिया है महाराज, तुम पुराने बेवकूफ मालूम होते हो, लोगों को बेवकूफ बनाओ बस। गिलानी तेरे जैसा कोई आदमी मुझे लगता है भारत में इससे ज्यादा गिरा हुआ है ही नहीं है। सुनना आधा कपड़ा पहन के सबको चूतिया बनाते रहो बेटा। सीधी बात करना, राष्ट्र के लिए बात कर, अपनी जनसंख्या के लिए बात कर। मेरी बात समझो। अरे गुफा में पैदा होने वालों, मेरी बात समझो। गुफा में पैदा होने वालों, तुम्हारी हकीकत क्या है मुझे ना बताओ। 4 बीवियां रखने वालों, अरे हाँ 4 बीवियां रखेंगे। और याद रखना महाराज, जिस दिन तुम छोड़ दोगे किसी औरत को तो उसको भी हम अपनी बीवी बना के रख लेंगे, ठीक है? राष्ट्र को धोखा देने वाला निरंतर कानून आएगा और इसके लिए तुमको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। किस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे? मुझे बड़ा दुख है, तुमको क्या फायदा होगा? मुझे बड़ा दुख है कि हम किसी औरतों की क्या विषय को लेकर के चर्चा कर रहे थे जिसमें किसी तरह का कोई निदान निकले, लेकिन इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तो खिलाड़ी नहीं मानते। हमने बहुत सारे महाराजों को देखा है, बहुत सारे तो जेल काट रहे हैं और बहुत सारे काटने वाले 2024 के बाद तैयार रहना। तुम भी देखा है, बहुत सारे उनको भी देखा है हमने, बहुत सारे नवाजियों को देखा है, क्या क्या करते हैं, रोज सोशल मीडिया पे आता है। चलिए नवल जी महाराज, जिलानी जी, आप थोड़ा सा रोकिए। मैं अब विषय को थोड़ा और दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों अगर इस बात को लेकर के बहस करेंगे तो सिर्फ गाली गलौज के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह का कोई नतीजा निकलने वाला है। सुनील सिंह जी के पास जा रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है, क्या वास्तव में ये राजनीति का एक विषय बना रहे हैं इसको बीजेपी, या फिर वास्तव में एक आप अपने तरीके से बताइए कि क्या वास्तव में देश में जो इस तरह का माहौल है, इतनी जनसंख्या देश में पहले से हो चुकी है, ना इतने संसाधन हो पा रहे हैं कि हर लोग तक हर सुविधाएं पहुंच पाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है या नहीं, या अगर जरूरी भी है तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए?
देखिए, जरूरी है या जरूरी नहीं है ये तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसे समय पे क्यों जरूरी हो जाता है जब चुनाव सन्निकट होता। मेरा पहले का प्रश्न यही था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन एक तथाकथित संत जी बैठे हुए हैं, उनकी भाषा सुन करके हम लोग ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये देश संतों का देश रहा है, लेकिन संत जी की भाषा, एक संत जी आपके चैनल पे बैठे हैं और ठोको जी संत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। दो संतों को देख करके तो हमें अफसोस होता है कि इस देश को ऋषि मुनियों का देश क्या है, ये ऋषि मुनि रहे होंगे क्या? इनकी भाषा आप सुनिए, मैं कब से बैठ करके देख रहा हूँ, इनसे समाज संदेश लेता है, इनके बताए हुए रास्ते पर समाज चलता है। क्या गिरी जी महाराज की जो भाषा है, उस गिरी जी महाराज की भाषा के जिलानी साहब जो बोल रहे हैं उनके लिए भी बोल रही है। जिलानी साहब ने क्या क्या बोला है आपने सुनील जी वो भी सुना होगा कैसे बोले। मैडम जी आपको तो अच्छा लगेगा, आपका काम तो गिरी जी कर ही रहे हैं, आप जो मकसद आपका है, क्योंकि आपने आपके आंखों से पट्टी बजी हुई थी जब गंगा और जमुना में लाशें बह रही थी, जब हमारे परिजन तड़प तड़प के ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, जब दवाई के बिना मर रहे थे, जब अस्पताल के बिना मर रहे थे, तो इस तरफ से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड आपके द्वारा खेला जा रहा है, गिरी जी जैसे लोग उसके आग में घी का काम कर रहे हैं। आपको तो अच्छा लगेगा मैडम, आपको अच्छा लगेगा हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा ये देश जब सांप्रदायिकता के आग में जलेगा, आपको तो अच्छा लगेगा भाईचारा जब तार तार होगा, तो आपको तो अच्छा लगेगा मैडम, आपको तो अच्छा लगेगा मैडम। इसलिए गिरी जी की बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सुनील जी, मुझे लगा था कि आप इस विषय को लेकर के कुछ सहजता से चर्चा करेंगे, लेकिन आप भी उस तरह की बातों में आ गए हैं जो विवादास्पद बातें हो रही हैं, इससे अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये हर चीज आवश्यक है, जनसंख्या का नियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से आपकी पूरी बात लूंगा मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी पूरी राय लूंगा। क्या अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो आप समाजवादी पार्टी आप समर्थन करेंगे या नहीं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आप एक बताइए, आप ये भारत उत्तर प्रदेश के भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप 4.5 साल में इनको जनसंख्या की चिंता क्यों नहीं हुई? ये लोगों ने जब शपथ ग्रहण किया था उसके बाद इनको नहीं लगता था कि जनसंख्या उससे पहले आपकी भी सरकार थी, उससे पहले आपकी भी सरकार थी, उससे पहले आपकी भी सरकार थी। देखिए, हिंदुस्तान के लिए जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, इस देश के लिए जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनसंख्या के नियंत्रण के कानून लाने की चिंता या जब चुनाव 3 महीना 4 महीना रह गया है तब क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये कुछ नहीं करेंगे साहब, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उस सवाल से किनारा कर गए। सुनील जी, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए अगर कानून आता है तो समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? मैं आपको साफ साफ बता दूं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिकता की आग लगाने की जो प्रयास की जा रही ना, उस प्रयास को समाजवादी पार्टी सफल नहीं होने देगी सफल। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि चुनाव के पहले सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश को झोंक दिया जाए। सुनील जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता आपको उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव याद है जब उस समय लैपटॉप बांटने की बात आ रही थी, तब अखिलेश यादव ने क्या कहा था? तो मैं तो लैपटॉप बांटा, मैंने तो ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, वही पूछ रहा हूं मैं। सुनील जी, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटते समय क्या कहा था? आप बताइए क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिया जाएगा। आपको गलतफहमी है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप भूल रहे हैं। आप जानकारी पुख्ता कर लीजिए भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है। हमने अगर गणेश को दिया है लैपटॉप तो रहीम को भी दिया है लैपटॉप, हमने अगर रजिया को दिया है लैपटॉप तो रजनी को भी दिया है लैपटॉप। भाई साहब, आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं, बिना किसी रिकॉर्ड के इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी ने इंसानियत की बात की है समाजवादी पार्टी कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती है।
जी अखिलेश जी ने साफ साफ कहा था ये मुस्लिम लड़कियों के लिए हम सरकार लाए हैं। वो मुस्लिम लड़कियों का नाम लेते थे सीधे अरे सीधे। जानकारी पुख्ता कर लीजिए, आपकी बेटी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला ये बताइए। आपके पड़ोसी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला? मेरी तो बहन को लैपटॉप मिला था। मैं तो हिंदू हूँ और आपसे बड़ा हिंदू हूँ मैडम, आपसे बड़ा हिंदू हूँ। मेरी बहन को तो लैपटॉप मिला था। आपकी बेटी को लैपटॉप मिला कि नहीं अखिलेश की जमाने में? आपकी बेटी को कन्या विद्याधन मिला कि नहीं मिला? आपकी बेटी को साइकिल मिला कि नहीं मिला? केवल क्या बात करती है? जानकारी पुख्ता करके बैठा करिए। हिंदू और मुसलमान का साथ भारतीय जनता पार्टी खेलती है। शमशान और कब्रिस्तान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हनुमान की जात बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है मैडम। बताइए अच्छा, संतों का क्या सम्मान करेंगे आप? जो कार से गोलियां चलाता है वो संतों का सम्मान करेगा? आप संत की आप हम सबका सम्मान करेंगे, हम इस देश के नागरिकों का सम्मान करेंगे। हिंदू होगा उसका भी सम्मान करेंगे, मुसलमान होगा उसका भी सम्मान करेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे। हम आपकी तरह नफरत की राजनीति नहीं करते। हम आपकी तरह अनीता जी, नफरत की राजनीति नहीं अनीता जी, करते। अनीता जी, सुनील जी, अनीता जी, अभी असम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, आपको वो बयान याद है? बयान है, बोलिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो आबादी बढ़ा रहे हैं, इन पर नियंत्रण कर लो, नहीं तो ये हम लोगों को यहां से भगा देंगे, हमारे घर पर कब्जा हो जाएगा। इस तरीके का बयान दिया है। नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जो 4 बीवी और 24 बच्चे करेगा तो जनसंख्या तो उन्हीं की बढ़ेगी ना। तो ये जनसंख्या का नियंत्रण तो लाना पड़ा जरूरी है ना। जो 4 बीवी रखेगा और 24 बच्चे करेगा तो आप खुद सोचिए जनसंख्या कहाँ जाएगी। तो इसीलिए जनसंख्या का जो सबसे बड़ा ये भी, और जो भी और भी लोगों में जनसंख्या बढ़ती है, सबके लिए कानून आएगा। एक के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं आ रहा है, हिंदुओं के लिए भी आ रहा है। हिंदुओं में भी जिनके 5-5, 6-6 बच्चे होंगे उनको भी ये जनसंख्या कानून के अंदर आएंगे। ये गलत है कि आप जनसंख्या कानून आ रहे हैं तो उसमें भी आपको लेकिन जिलानी साहब को बुरा लग रहा है। जिलानी साहब, 4-4 बीवी, 20-20 बच्चे, कैसे होगा? मैंने खुद कहा है कि आप अपने अगल बगल के पड़ोसियों में अगर कोई मुसलमान होगा तो उनसे पूछिए क्या किसी के 20 बच्चे हैं? सर आप तो निष्पक्ष होना चाहिए, आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। और आप, मैं स्पष्ट हूँ, मैं दोनों की बात रख रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार है, जो पार्टी से है, उसी पार्टी की सरकार असम में है, वो मुख्यमंत्री का बयान ही तो मैंने कहा है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। करिए निष्पक्ष बात। पहले 20 बच्चे आप कहां से साबित किए? आपने बिल्कुल बेतुका बयान क्यों दिया? कहाँ 20 बच्चे? एक तो आप पार्टी लेके आइए, एक फैमिली लेके आई जिसके 20 बच्चे हो। कुछ भी बकते हैं आप चैनल पर बैठ के। ये मैं नहीं बक रहा हूँ, ये इस तरह के बयान आए हैं सामने मीडिया में, इस तरह के बयान मीडिया में सामने आ रहे हैं। आप क्या आपने इसका दिफा किया? आपने इसका खंडन किया? 20 बच्चे कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा आपने 20 बच्चे? बताइए ना। गिरिजी महाराज, आप एंकर साहब भागिए मत। एंकर साहब आप भागिए। मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं रोज यहीं बैठूंगा, मैं नहीं भागूंगा। जिस तरह के जो बयान आए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बयान आए हैं, वो रिपोर्ट्स मैंने रखा है। रिपोर्ट में तो बहुत सारे बयान आए हैं। रिपोर्ट में तो ये भी बयान आया है कि बहुत सारे पंडितों ने बगैर शादी के बच्चे पैदा किया। ये भी रिपोर्ट में बयान आया है। अगर ऐसे बयान आते हैं तो उनको भी रखेंगा मैं सामने। आप तो रखिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अपने बयान देखिए कैसे बोल रहे हैं जिलानी जी। जो आपने अभी यहीं पे बैठ के बोला है कि हम 4 रखते हैं, अगर आपने छोड़ा तो भी हम रखेंगे। ये आप यही बैठे हुए चैनल पे बैठे हुए आप बोले हैं अभी। हम रखेंगे। जिलानी साहब, अगर मैं, हालांकि मैं ऐसी बातें कह नहीं रहा हूँ जिलानी साहब, मुझे कहने में शर्मिंदगी हो रही है। आपने जो अभी इस तरीके की बात कही थी कि 4 तो मैं रखता ही हूँ, साथ में अगर आपसे भी नहीं हो रही हो तो मैं आपकी भी ले आऊं। आपने ये बोला कि 4 मैं रखता हूं और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपकी भी ले आऊंगा, ये भी बोला आपने। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के गंदे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं मुझे। नहीं बोलने देंगे आप? कैसी भाषा बोल रहे हैं आप?
पहले बोलूं कि नहीं इनका साथ ये बताओ। अभी गिरी जी के साथ बात हो रही थी, तब आपने कहा था गिरी जी, मुझे बोलने देंगे। गिरी जी महाराज, गिरी जी महाराज, सुनिए आप बोलने देंगे, बोलने दोगे कि मैं जाऊं, बोलने दोगे कि मैं जाऊं। अनिता जी बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो, उनकी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए आप। उनका स्पीकर कम करो, मैं बताता हूँ। जी देखिए, कुरान का जो हुक्म है, अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, 2-2, 3-3, 4-4, और अगर इंसाफ ना कर सको तो एक ही काफी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अब रखा 3-3 हूं और मैं शादियां इंसाफ करेंगे नहीं तो कर बच्चे सकता। होंगे कि नहीं? अरे मेरी बात समझिए सर, 20 बच्चों का कोई रिकॉर्ड लेके आइए अपने पड़ोसी से या अपने शहर से, कोई भी कहीं से भी आप 20 बच्चों का रिकॉर्ड लेके आइए, मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत हूं और मुझे आप जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा। 20 बच्चों का रिकॉर्ड लेके आइए, मैं 4 बीवियों की तो बात छोड़ दीजिए, 20 बच्चों का रिकॉर्ड लेके आइए, चाहे 1 बीवी से हो चाहे 2 बीवी से हो। आप कुछ भी बात करे जा रहे हैं और जितने बैठे वो सब आपके आदमी है कि आप निष्पक्ष बात करना चाहिए आपको। तो ये तो सब भाजपा के हाथों बिके हुए आदमी, RSS के हाथों में बिके हुए आदमी है सब। आप रोक सकते तो रोक ले, भाषा हाँ बिल्कुल कराएंगे मैडम, अगर वो स्वेच्छानुसार धर्मांतरण करेगी तो कराएंगे ना धर्मांतरण मैडम। अनिता जी, सुनिए नवल गिरी जी महाराज, गिरी जी महाराज, मैडम सुनिए मैडम, गिरी जी महाराज, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं किसी पूरी का बात पक्ष सुन नहीं ले रहा हूँ जिलानी जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं न्यूज चैनल पर बैठा हुआ हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आपकी बात भी मैं पूरी रख रहा हूँ और जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो भी बात पूरी रख रहा हूँ। गिरी जी महाराज, आपके पास कोई सबूत है कि कोई जो आपके आसपास का जो मुस्लिम परिवार हो जिसके 20 बच्चे 4 बीवियां हैं? एक भी सबूत लाओ, एक भी मुझे सुने, गिलानी जी मुझे सुने और आप सब लोग सुने, आप भी बहन मुझे सुने, 1 मिनट के लिए सपा वाले भैया आप भी मुझे सुने। देखिए, मेरे पास में एक यहाँ पर बिल्डिंग का काम करता है, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, है ना? अनाज मंडी के पास, सुनिए पहले 1 मिनट सुनिए, कोई ना बोले। अनाज मंडी का मकान है, 14 बच्चे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इसको राजनीति ना बनाए, मैं आपके सबका साथ दे रहा हूँ, सबका समर्थन है। अगर भारत के लिए कोई कानून आता है तो एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए कानून है, सबको इसमें बंधन में बंधेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए आ रहा है, तो हम सबका सम्मान करते हैं, इसको राजनीति ना तोला जाए। और दूसरी बात है आप कर रहे हैं गिलानी साहब, आप देखिए लक्ष्य आज बढ़ता जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, आप साथ दीजिए, एक भी लफ्ज़ याद नहीं होना चाहिए गिलानी साहब, एक भी लफ्ज़ याद नहीं होना चाहिए। जिलानी जी पहले बात सुन लीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा, आप अपना पूरा पक्ष रखना, आपको पूरा समय मिलेगा। गिरी जी जी, है ना, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये सब भारत से अब खत्म होना चाहिए। अगर आप भारत की राष्ट्रीय बात करते हैं तो एक चीज देखिए गिलानी साहब, आप एक तो आप बहुत गलत बोलते हैं, गिलानी साहब बहुत गलत बोलते हैं, आपको थोड़ा सा अपने पेशेंस पे रहना चाहिए। आप कर रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? नहीं कर रहा साहब, सब कुछ निकल के आता है, बाद में सब जब खुलता है तब सब कुछ निकलता आता है, विदेश से फंडिंग आ रहा है, ये सारे चीजें बिल्कुल अपने सब आपकी मन गलत बातें हैं, सब आपकी मन गलत बातें हैं, कोई विदेश से फंडिंग नहीं आ रही है, बगैर सबूत के बकना, बगैर सबूत के बोलना, आप अपना प्यार और स्टेटस खत्म कर रहे हैं सर। आप अपने बगैर सबूत के कुछ भी मत बोलिए, आप गलत बोल, हमें मालूम है आपके मठ में फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें सब मालूम है। उसके बाद में हमारे पास 2 करोड़ की जमीन 22 करोड़ में खरीदते हो, ये भी हमें मालूम है। कोई नहीं, आपका हमेशा काम है, हमें ये भी मालूम है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर दंगा कराते हो, हमें ये भी मालूम है। हमने राम मंदिर, हमें ये भी मालूम है कि अपने अनुयायियों को गुफा में ले जाकर रेप करते हो, हमें ये भी मालूम है। चलवाई गोलियां हिंदुओं पे किसने चलवाई, संतों पे गोलियां किसने चलवाई, हमें सब मालूम है, हमें बिल्कुल न पता है कि किसने कहाँ पर गोली चलवाया। हमें अपनी औकात मत बताइए, हम आपकी औकात और आपकी हकीकत अच्छे से जानते हैं महाराज। आप देखिए सरकार ने आपको बढ़िया मस्जिद के लिए जगह दी और कभी भी देखिए राम मंदिर पर जो फैसला आया उस पर कोई दंगा नहीं होने दिया, ये हमारे आपके प्रेम की बात थी, ये हमारे आपके प्रेम की बात थी, लेकिन आपको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती है। आप देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें आपका भी फायदा है, अगर 2 बच्चे आपके भी होंगे तो आप पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, बनाएंगे। अरे हम तो आपकी योजनाओं से बहुत पहले ही से दूर है जी, हमें क्या फर्क पड़ता है?
अब हम कौन सा बात 2014 से हम तो वैसे ही यतीम हो चुके हैं। 2014 से हम लोग तो वैसे ही यतीम हो चुके हैं। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या बात करेंगे? मैंने मुस्लिम कितने बच्चों को स्कूल में भेज के उनकी फीसें जमा करी हैं, आप क्या बात करेंगे मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं करते सर, एक बात बताएं, वो एहसान मत थोपिए, आप एहसान मत थोपिए। आपने क्या किया है ये दुनिया जान रही है, और आपकी पार्टी ने क्या किया दुनिया जान रही है। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, सुनिए, शमशान कब्रिस्तान और क्या नाम है, फिर उसके बाद आपने कमाल कर दिया। आप पे इसके सिवा और कोई बात ही नहीं है। एक आप, एक ओबीसी, लगता है आपके दोनों के तार जुड़े हुए हैं, आपके और ओबीसी के तार जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े, हम सब भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी भाई हैं। तुम्हारे जैसे खंडित करने वाले लोग थोड़ी ना है। तो धर्म परिवर्तन कराने वाले भी आपके भाई है क्या? लव जिहाद कराने कोई वाले धर्म परिवर्तन नहीं, लव जिहाद में सबसे ज्यादा आप लोग हैं। लव जिहाद में सबसे ज्यादा काम करने वाली आरएसएस है। लव जिहाद में मुसलमानों को हिंदू बनाने वाली सबसे ज्यादा आरएसएस और आपकी टीम है। आप बिल्कुल बात न करें, आप कांड आप करते हैं, नाम हमारा डाल देते हैं। भाई है क्या? कसाबी आपका भाई है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरह को लोगों को भाई बोलेंगे तो। अगर आप कसाब को भाई बोलेंगे, सब मेरे भाई हैं। लव जिहाद करने वाले जिलानी साहब, गिरी जी आपके भाई नहीं है जी? गिरी जी आपके भाई नहीं है? गिरी जी मेरे भाई हैं, अगर वो अपना बोल वचन ठीक कर ले तो। नहीं, आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे प्रिय। भारत का हर मुसलमान मेरा प्रिय। गिरी जी मेरे भाई कल भी थे, बहुत सारे पंडितों से मेरे ताल्लुकात हैं, बहुत सारे मठाधीशों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब मेरे भाई हैं। अगर वो हिंदुस्तानी बोलचाल में हैं और अगर वो फसाद करने की बात करते हैं तो वो मेरे कोई जानवर के बराबर है इस देश में। जो धर्म परिवर्तन नहीं कराता हो, लव जिहाद नहीं कराता, उनको छोड़ के सब मेरे भाई हैं। जो राष्ट्र को प्यार करते हैं वो मेरे सबसे प्रिय। आप हमें भाईचारा ना बताएं। 2014 से तो जीना हराम कर दिया आपने हिंदू मुसलमानों का। 5 करोड़ नौकरी खा गए महाराज, शर्म आनी चाहिए। मन की बात करते हो, लोग भूखे मर रहे हैं, बेशर्मी की हद होती है। आपने कमाल कर दिया। आज भी भारत में सबको बराबर का पैसा अन्न मिल रहा है, सबको फोकट का अनाज जो मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। चलिए ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। फोकट का कोई किसी को नहीं देता है। सरकार का कर्तव्य होता है जो जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को जरूरत है फ्री में बांट रही है महाराज, फ्री में बांट रही है, पैसा नहीं ले रही। नहीं, पैसा नहीं ले रही तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार का ये फर्ज होता है कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को जरूरत की सामान दें। अगर अनाज दे रही है तो सरकार भी बन रही है, उसके बदले में वोट भी लेती है सरकार। ये शब्द, इस तरीके के फोकट के शब्द, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। फ्री में दे रही है, आप मुझे लाइव लेके आइए। उसमें धर्म नहीं बांट रही, जाति धर्म नहीं बांट रही सरकार। नहीं, जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या फोकट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हमारे ब्रजवासी में, ब्रज में फोकट फ्री को बोलते हैं, फ्री में बोलते हैं। हमारे ब्रज के शब्द है महाराज, ये ब्रजवासियों के शब्द है हमारे यहाँ। फ्री में बांट रही है, ये फ्री के शब्द है हमारे। तो फ्री में जब बांट रही है, जाति धर्म नहीं देख रही, तो आपको भी नहीं देखना चाहिए, आपको भी साथ देना चाहिए। सबों को, गिलानी साहब को भी साथ देना चाहिए। जब हम आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी साथ देना चाहिए। करो और हमें कहते हो साथ देने की बात, फसाद आप करो, 3 तलाक रोका, किसका फायदा हुआ? आपका बहन बेटी। अरे 3 तलाक से सबसे ज्यादा मेरी बात सुनिए, गिरी जी महाराज, इस वक्त इंडिया में हिंदुओं के तलाक के केस हैं, उसको पहले हल करवाइए, बाद में 3 तलाक पे बात करेंगे आप। सारे जो समस्याएं हैं तलाक को लेकर के अगर है, उसको लेकर के हम अलग विषय पर अलग दिन किसी दिन चर्चा करेंगे। सुनील सिंह जी, ये जिस बहस को हम किसी और दूसरी जगह ले जाना चाह रहे थे वो फिर वहीं पहुंच गई जो चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर के पहुंचे। हम इससे परे हट करके सीधा जनसंख्या पर वापस आते हैं। जनसंख्या को लेकर के अगर कानून आता है तो किस तरह की योजनाएं आनी चाहिए या किस तरह से इसको लागू किया जाए? क्या एकदम थोप देना चाहिए या इसमें किसी तरह के कुछ और आर्टिकल रखने चाहिए कि जिसके तहत ये इतना आसान हो जाए कि हर लोग इसको अपना लें, हर धर्म इसको अपनाए, हर समुदाय इसको अपनाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल थोपना नहीं चाहिए। हमें पहले अवेयरनेस लाना है, उसके बाद स्कूलों तक पहुंचाना है ये बात, तमाम मीटिंगों में, तमाम सभाओं में ये बात पहुंचानी है, उन्हें डराना है, उन्हें थोड़ा सा चमकाना है, और उसके बाद हमें बिल लाना है, उसके बाद हम सक्सेस हो जाएंगे। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी इस बिल के समर्थन में हूं, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। सुनील जी, यही सवाल आपसे होना चाहिए। सरकार की नीयत कैसी है? सरकार के देश के हित में
देश के लोगों के हित में सरकार का निर्णय होगा। पूरी देश की जनता सरकार के साथ है। आपने देखा कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग थाली बजाओ, पूरा देश एक साथ थाली बजा दिया। लगता था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात होती है तो इनकी नीयत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत क्या है? हमारे गिरी जी जैसे संतों की नीयत क्या है? डिपेंड इस पे करता है। देश के हित में कोई भी निर्णय, देश का हर नागरिक इनके साथ है, लेकिन नीयत इनकी साफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत नहीं साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो सोच है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो योजना है ना, वो बड़ी खतरनाक योजना है। इनकी नीयत बड़ी खतरनाक है। इनकी नीयत सही हो, पूरा देश इनके साथ है। इनके देश के लोगों ने 2014 में इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया था, इसलिए दिया था क्या? अभी संत जी कह रहे हैं कि हमने फोकट में बांट दिया। इससे पहले की सरकार क्या अनाज नहीं देती थी गरीबों को? इससे पहले की सरकार क्या नरेगा में काम नहीं देती थी मजदूरों को? नहीं देती थी मजदूरों को। क्या योजना आपने गरीबों के लिए लाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? 7 साल में 8 साल में केंद्र में आप बैठे हुए हो, उत्तर प्रदेश में आप बैठे हुए हो, आप कहते हो फोकट में बांटता हूं, हम अनाज देते हैं। कब अनाज नहीं मिला है देश के लोगों को? कब ये बीपीएल लोगों को अनाज नहीं मिला है? हाँ, आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नौकरी हासिल करने के लिए नेताओं के भाइयों को बीपीएल की सूची में जरूर डाल दिया गया है, जरूर डाल दिया गया है। यार नीयत साफ रखो आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग नीयत साफ रखें, बीजेपी नीयत साफ रखें। अनिता जी, पूरा देश खड़ा है, देश में सारे लोग खड़े हैं। सुनील जी, आपने मशीन गन की तरह इतने सारे आरोप दाग दिए, अब कम से कम उनके जवाब भी सुन लीजिए। लेने आते हैं, पूछिए जो आज जनसंख्या का ला रहे हैं कानून, क्या देश के हित के लिए नहीं है क्या? ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? और जहाँ तक रही इन्होंने बोला है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, पहले सुन नीयत तो बताओ मैडम, नीयत तो बताओ। चिंता आप क्यों हो रही है जब विदाई का समय आ गया? जब आपकी विदाई का समय आ गया तो सुनील जी सुन लीजिए। हम नहीं कर पाते। जनसंख्या की चिंता उस वक्त क्यों आ रही है जब आपके विदाई का समय हो गया? बोरिया विश्ववाद के तैयार रहिए, आप विदा होने वाले हैं आप लोग उत्तर प्रदेश की सल्तनत से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं होती, हमें इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। इनको क्या बात करती है? नॉनसेंस टाइप की बात करती है। कौन बदतमीजी से बात कर रहा है? इनका ऑडियो नीचे करिए, से बात कर रहा है? ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए। नीयत आपकी सही नहीं है। आप जवाब देना नहीं चाहती। 4.5 साल पहले आपको जनसंख्या का चिंता क्यों नहीं हुआ? चलिए सुनील जी, आप बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, अपनी बात दागना चाह रहे हैं। इस तरह से कोई भी चर्चा मुझे नहीं लगता सार्थक हो पाएगी। नवल महाराज जी भगवान, एक आपका एक प्रतिक्रिया और चाहूंगा, खास करके जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के कि सरकार को इसको किस तरह से लागू करे जो आम लोगों तक और सभी धर्मों के लोग और इसको सहजता के साथ स्वीकार करें। हम एक बात और कहते हैं, हम कई बार एक बात उठाते चले आए हैं, जबकि हम सरकार, हमारी लिए सारी सरकार सब एक हैं। जनसंख्या नियंत्रण लागू होने के बाद लोगों की शिक्षा और चिकित्सा जरूर कम होनी चाहिए, पैसा बहुत सस्ते में होनी चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। क्योंकि हमें आगे बच्चे भी तो पढ़ाने हैं ना। भारत में हमें चिकित्सा और शिक्षा पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। मैं सरकार से ये कहूंगा, कोई भी सरकार बैठे, अगर नियंत्रण कानून आता है तो शिक्षा और चिकित्सा पे जरूर कुछ ना कुछ कम पैसा होके, ताकि बच्चे आगे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, वैज्ञानिक बन सके, कुछ ना कुछ जरूर बन सके। देखिए, हम तो राष्ट्र की सोचेंगे, हम साधु समाज हैं, हर व्यक्ति की सोचेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, पूरा राष्ट्र सुखी रहे, पूरा विश्व सुखी रहे, हमारा एक ही कर्तव्य है। और हम बार बार कहते हैं, जनसंख्या लागू होने के लिए साधु अगर शरीर रखा है तो इसलिए रखा है कि देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ना कभी संतों ने, और ये कह रहे हैं ना संतों ने क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अगर क्या करें, हमें अब जरूरत है कि अब संतों को भी इसमें आना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जिससे पहले जितनी भी सरकार आई है
जितनी भी सरकार आई है उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए संतों ने अब अपना कदम आगे बढ़ाया है और हम इसका स्वागत करते हैं। और सबका एक ही बात है, सब लोग सुखी रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने पे आप देखना, पूरा भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुखी देश कहलाएगा, तरक्की करेगा, बच्चे खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे और देखिए बहुत आराम से सारा काम चलेगा। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं सरकार का और भारत के सारे चलिए गिरीश जी महाराज, वक्त की कमी है। जलानी साहब 30 सेकंड में आप अपनी एक प्रतिक्रिया और दे दें जनसंख्या कानून को लेकर। क्या अगर ये लागू होता है तो वास्तव में देश के हित में होगा या नहीं? सर एक बार बता दूं आपको कि अगर ये लागू हुआ तो याद रखिए कि बहुत सारे समुदाय प्रभावित होंगे और जो बीजेपी और आरएसएस की जो मंशा है वो कामयाब होगी, क्योंकि उनकी मंशा मुसलमान ही नहीं है बल्कि एससी एसटी और ओबीसी, और ये देश एससी एसटी और ओबीसी का है, ना कि मुसलमानों और हिंदुओं का है। हम आपको बताते चले कि जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसे ऐसे मुद्दों को उछालकर हिंदू मुसलमान में मुलविस करके माहौल को बदल दिया जाता है और मेन जो अहम मुद्दे हैं उनसे दिमाग भटका दिया जाता है। इस वक्त हमारे देश में भुखमरी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही, वो इन तीनों चीजों पर कोई बात और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है और जनसंख्या वृद्धि पर बात हो रही है, हमें शर्म आती है। चलिए जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो संसाधन है उनकी इतनी कमी हो जाती है कि हर व्यक्ति तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता है। और अगर सरकार ये कोशिश कर रही है कि जनसंख्या कानून लाया जाए तो इसको लेकर के आखिर क्यों समस्याएं पैदा की जा रही हैं, क्यों विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या एक साथ मिलकर के एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए इस पर सबकी रजामंदी नहीं हो सकती है क्या? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।